नमस्कार दोस्तों, फिर वापस स्वागत है पहले मॉडल पेपर की पार्ट थर्ड में। मैं राम कुमार शास्त्री आपका एक बार फिर अभिनंदन करता हूं। दोस्तों 18 सवाल हमने व्याकरण गद्यांश पद्यांश के सीखे। 19वां प्रश्न में प्रारंभ करने जा रहा हूं और फिर एक बार मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इस वीडियो को आप देखने के बाद पूरा आप ज़रूर बताएं कि आपको कैसा लगा। आपको लगता है कि वास्तव में मुझे इसको कंटिन्यू रखना चाहिए। अनुवाद की वीडियो दोस्तों आपने बोला था, मैं ज़रूर आपके सामने वापस रख रहा हूँ साथ के साथ, और हम ये सब भी लेकर चलते हैं। चलिए, संस्कृत शिक्षण विधि में 19वां प्रश्न जो है वो यहाँ है, संस्कृत शिक्षणस्य आधुनिकतमः विधि वर्तते। अर्थात संस्कृत शिक्षण की आधुनिकतम, सबसे जो आधुनिक विधि है वो बताइए कौन सी है। दोस्तों संस्कृत शिक्षण की वैसे विधियों को गौण रूप में 3 भागों में हम बांटते हैं। कुछ विधियां हैं जो बहुत ही पुरातन है, प्राचीन है, कुछ विधियां हैं जो नवीन है, और कुछ विधियां दोस्तों नवीनतम है, जिनको हम नवीन आचार, नवीनोपागम भी कहते हैं। तो वो नवीनोपागम होता है जिसमें टेक्नोलॉजी प्रवेश कर जाती है, तो वो नवीन से नवीनतम विधियां हो जाती हैं, है ना। तो लेकिन मुख्य रूप से हम जब शिक्षण विधियों की चर्चा संस्कृत शिक्षण में करते हैं तो वह मुख्य 2 भाग हैं, एक प्राचीन विधियों वाला और एक नवीन या नवीनतम विधियों वाला। दोस्तों प्राचीन शिक्षण विधियों में मुख्य रूप से आप 2 शिक्षण विधियों के नाम याद करेंगे और अभी लिखेंगे भी। निश्चित रूप से एक सवाल आपको यहाँ मिलता है, कौन कौन सी वो प्राचीन विधियाँ हैं। तो एक विधि का नाम आप देख रहे होंगे, वो है पाठशाला विधि। गुरुकुल पद्धति है, अभी चर्चा करेंगे इसके बारे में, 2-3 सवाल मैंने इसमें लिए हैं। तो ये एक आपका पाठशाला विधि का प्रारूप है। गुरुकुल परंपरा पंडित पद्धति है जो हमारी भारतीय संस्कृति का आधार है, दर्पण है, पुरातन शिक्षण का जो है झरोका है, आईना है। और एक है दोस्तों आपकी भंडारकर विधि, डॉक्टर सर रामकृष्ण गोपाल भंडारकर की दूरी हुई व्याकरण और अनुवाद की विधि है। ये 2 विधियाँ प्राचीनतम विधियों में आती हैं। उसके बाद नवीन विधियों में पाठ्यपुस्तक विधि, और नवीन विधियों में जो सबसे और भी अच्छी नवीन विधि है वो आपकी प्रत्यक्ष विधि है। तो दोनों तो प्राचीन विधियाँ हो गई, तो ये तो उत्तर हो नहीं सकता दोस्तों। और प्रत्यक्ष जो विधि है उससे भी प्राचीन पाठ्यपुस्तक है। हालांकि पाठ्यपुस्तक विधि को प्राचीन विधियों में नहीं माना जाता, ये एक परंपरागत साधन हो सकता है पाठ्यपुस्तक पढ़ने का, लेकिन ये प्राचीनतम विधियों में नहीं है। ये नवीन विधियों में आती है, और नवीन विधियों में सबसे पहले जो इसका आविष्कार हुआ, उसके बाद जो चारों में से यदि हम देखें सबसे नई विधि, तो वो आपकी प्रत्यक्ष विधि। दोस्तों प्रत्यक्ष विधि संस्कृत शिक्षण की सर्वश्रेष्ठ विधि है, और ये विधि आपको एक परीक्षा में प्रश्न जरूर देती है। चलिए थोड़ी मैं चर्चा इसके बारे में करता हूँ। प्रत्यक्ष विधि का मतलब क्या होता है दोस्तों? ये विधि कहती है कि जब हम कोई भाषा का शिक्षण कार्य कर रहे हैं या करवा रहे हैं, तो जब किसी भाषा को पढ़ाया जाता है तो उस भाषा को उसी भाषा के माध्यम से पढ़ाया जाना चाहिए। जैसे मान लीजिए मैं संस्कृत शिक्षण आपको करवा रहा हूँ, संस्कृत सिखाने का प्रयास कर रहा हूँ, संस्कृत भाषा में आपको सिखा रहा हूँ, तो मुझे संस्कृत भाषा को संस्कृत भाषा के माध्यम से ही सिखाना चाहिए। अर्थात बोलना, सारा कुछ हंसना, पढ़ना, लिखना सारा मेरा संस्कृत में ही होना चाहिए। इसका कहने का मतलब ये है कि उस विधि, इस शिक्षण कार्य में उस भाषा को साक्षात उसी भाषा में पढ़ाया जाता है। प्रत्यक्ष रूप से किसी शब्द और उसके अर्थ के संतुलन को दिखाया जाता है, शब्द और उसके अर्थ के संबंध को साक्षात ही कक्षा में बताया जाता है। जैसे मान लीजिए मुझे कोई पारसपत्र पढ़ाना हो, तो मैं ये नहीं कहूँगा कि ये पारसपत्र है और इसका अनुवाद किसी दूसरे शब्द में इस तरह से कहूँगा कि लेखनी है तो इसको पेन कहूँगा, ऐसा नहीं होता। वहाँ पर साक्षात इस तरह की लेखनी दिखाकर कहते हैं कि इयम लेखनी। तो बच्चा सीधा उस शब्द को और उसके अर्थ को, यानी उस पदार्थ को साक्षात ही देखकर सीखता है। इसलिए इसमें अर्थ को प्रत्यक्ष डायरेक्ट ही दिखाने के कारण इसका नाम प्रत्यक्ष विधि है। दूसरी बात, इसमें दोस्तों मातृभाषा का बिल्कुल भी प्रयोग नहीं किया जाता है। मातृभाषा का प्रयोग वर्जित होता है। इसमें पाठ्यपुस्तक की भी कोई आवश्यकता नहीं होती, इसका भी जो है कोई स्थान नहीं होता। और एक बहुत जो है बात है वो ये है कि इस विधि के अंतर्गत एक स्वाभाविक वातावरण बालक के चारों ओर बनाया जाता है। जैसे कई लोग कहते हैं ना कि 3 महीने में आप अंग्रेजी सीख लीजिए, तो अंग्रेजी शिक्षण में क्या होता है, वहाँ कम्युनिकेशन भी आप इसको कह सकते हैं कि बोलचाल की भाषा सीखने की विधि भी है। संभाषण शिविर का नाम भी आपने सुना होगा, एक अनौपचारिक विधि जैसी विधि है। इसमें क्या होता है कि बालक को संस्कृत में ही बोला जाता है, उससे संस्कृत ही बुलवाई जाती है, सुनना बोलना सब संस्कृत में होता है। उसका पूरा वातावरण बालक का संस्कृतमय बनाया जाता है। इस विधि की ये मान्यता है। इसको देने वाले जो लोग हैं उनके बारे में थोड़ी मैं चर्चा करता हूँ। इस विधि का आविष्कार फ्रांस देश में 1901 में गुइन नाम का एक वैज्ञानिक अंग्रेज हुआ, उसने किया अंग्रेजी भाषा शिक्षण में। उसके बाद 1951 में 50 साल बाद में अपने बम्बई का स्कूल है, अल्फिन स्टोन हाई स्कूल,
उसमें प्रोफेसर वीपी वकील महोदय के नाम से एक महोदय हैं, उन्होंने संस्कृत शिक्षण में इस विधि की शुरुआत की। इनका क्या मानना था, ये मानते थे कि जन्म के बाद में, जैसे आप राजस्थान के या भारत के निवासी हैं, तो जन्म के बाद आपको कभी माँ ने ये बैठा कर नहीं कहा होगा बेटा कि आजा मैं तुम्हें भाषा सिखाती हूँ, तुम्हें हिंदी बोलना है, राजस्थानी बोलना है या मलयालम बोलना है। फिर भी हम बिना माँ के या परिवार के विशेष औपचारिक शिक्षण के अपने आप ही भाषा सीख गए। कारण क्या है? कारण ये है कि जैसा हमको वातावरण मिलता है हम वैसा सीख लेते हैं, है ना। तो इस विधि का यही मानना है कि जन्म के बाद बालक जैसे स्वाभाविक रूप से अपनी मातृभाषा को सीख लेता है, बिना किसी विशेष प्रशिक्षण की आवश्यकता के ही अपनी भाषा के अधिगम को कर लेता है, तो क्यों ना बालक के चारों ओर जिस भाषा को सिखाना हो, जैसे संस्कृत शिक्षण की बात कर रहे हैं हम, तो बालक के चारों ओर हम संस्कृतमय वातावरण बनाएं, ताकि बालक देखे, पढ़े लिखे, सब कुछ संस्कृत ही संस्कृत हो, तो वो जैसे अपनी मातृभाषा को सहज स्वाभाविक रूप से सीखता है वैसे ही संस्कृत को भी सीख लेगा। इसलिए इस विधि को स्वाभाविक विधि भी कहा गया है। स्वाभाविक मतलब प्राकृतिक विधि भी कहा गया है। और इससे बालक जैसे अपनी मातृभाषा को आसानी से सीखता है वैसे इसको भी सीख लेगा। तो दोस्तों इसका एक नाम सुगम विधि भी कहा गया है। इसमें मातृभाषा या अन्य किसी भाषा से कोई बाधा नहीं होती, इसलिए इसको निर्बाध विधि भी कहा गया है। अंग्रेजी में तो आप समझते हैं डायरेक्ट मेथड इसको कहा गया है। तो ये प्रत्यक्ष विधि है, ये साक्षात विधि है, ये शब्द अर्थ में साक्षात अर्थ दिखाने वाली विधि है। मातृभाषा का प्रयोग नहीं होता, पाठ्यपुस्तक की आवश्यकता नहीं है, स्वाभाविक शिक्षण है इसलिए स्वाभाविक विधि है, प्राकृतिक विधि है, आसानी से बच्चा सीख लेता है, सुगम विधि है, और एक निर्बाध विधि है, इसमें मातृभाषा इत्यादि की बाधा नहीं होती है। चलिए दोस्तों, प्रोफेसर वोकिल ने संस्कृत में काम किया सबसे पहले 1901 में, अंग्रेजी शिक्षण में फ्रांस में गुइन ने काम किया था इसके ऊपर। तो इन सभी ऑप्शन में जो सबसे नई है उसके आधार पर हम प्रत्यक्ष विधि को नई विधियों में रखेंगे, सबसे नई में रखेंगे। चलिए, संस्कृत शिक्षण से परंपरागत विधि वर्तते। दोस्तों परंपरागत का मतलब है जो परंपरा से चली आ रही है, प्राचीन भी हैं और अब चली भी आ रही है, अभी भी आज उसको काम में ले रहे हैं हम। चलिए, तो ऐसी कौन सी विधि है जिसका शिक्षण में आज भी काम हो रहा है? दोस्तों प्रत्यक्ष विधि परंपरागत नहीं, एक नई विधि है। निर्बाध विधि प्रत्यक्ष विधि का ये दूसरा नाम है। संरचनात्मक उपागम, दोस्तों उपागम जिसके आगे लग जाए वो परंपरागत या प्राचीन विधि हो ही नहीं सकती, तो ये भी अपने आप में एक नवीन विधि है। भंडारकर जो विधि है जिसके देने वाले डॉक्टर सर रामकृष्ण गोपाल भंडारकर हैं, और इसका दूसरा नाम अभी मैं आगे चर्चा करूंगा क्योंकि आगे भी इसके बारे में है। तो दोस्तों ये अपने आप में नवीन विधि है, प्राचीन विधि है। मैं आपसे कह रहा था पहले भी, मैंने बताया था कि पाठशाला विधि और भंडारकर विधि ये दो विधि हैं, प्राचीनतम या परंपरागत विधि हैं, इनको याद रखें। अन्य सभी विधियों को आप नवीन विधियों में रखेंगे तो उत्तर हो जाएगा आपका भंडारकर विधि। इसके बारे में मैं आगे भी बोलने वाला हूँ थोड़ा। चलिए दोस्तों, प्रश्न है अगला आपका कि अस्मिन् विधौ मातृभाषायाः पूर्णतः प्रयोगो निषिद्धः। अभी चर्चा कर रहे थे उसी का भाग है कि इस विधि में, यानी ऐसी कोई विधि है उसमें मातृभाषा का पूर्ण प्रयोग मना है, यानी मातृभाषा का प्रयोग आप नहीं कर सकते। चलिए दोस्तों, तो ऐसी कौन सी विधि आपके पास है? तो दोस्तों मैंने कहा था, अभी भी आपसे चर्चा की थी कि एक ऐसी विधि जिसमें जिस भाषा को पढ़ाया जाना हो उसका शिक्षण उसी भाषा में किया जाए, उस विधि का नाम होता है प्रत्यक्ष विधि। इसमें मातृभाषा का, पाठ्यपुस्तक का इत्यादि का कोई कार्यक्रम नहीं होता है। ये शिविर जो होते हैं संस्कृत के या भाषाओं के, तो आपने सुने हो, शिक्षण संस्कृत से जुड़े हो आप, तो जो शिविर होते हैं उनमें यही किया जाता है। वहाँ बच्चों को साक्षात पदार्थ दिखा करके उनके अर्थ को बताया जाता है। इसलिए मातृभाषा का पूर्णतः प्रयोग प्रत्यक्ष विधि में होता है। तो आपका उत्तर हो गया प्रत्यक्ष विधि। चलिए, लेकिन दोस्तों कुछ और विधियाँ मैं इनकी भी थोड़ी चर्चा करूँगा कि मौखिक विधि क्या है। मौखिक विधि के दो अर्थ हैं दोस्तों। एक तो ये है कि मौखिक विधि का मतलब जब शिक्षण कार्य मौखिक रूप से करवाया जाए, श्रवण और भाषण के द्वारा करवाया जाए, तो वो भी मौखिक विधि है। इसको हम परंपरागत पाठशाला गुरुकुल पद्धति का भी एक भाग मान सकते हैं। तो गुरुकुल पद्धति भी इसका अर्थ हो सकता है, क्योंकि पूरा कार्य वह मौखिक होता था। गुरुजी बोलते रहते थे, भाषण करते रहते थे, और छात्र जो है, शिष्य जो है, वो सुनते श्रवण करते रहते थे। एक दूसरा अर्थ आप ये भी ले सकते हैं, ध्यान दे जरा, कि जब हम प्रत्यक्ष विधि के द्वारा बालक को संस्कृत सिखाना चाहते हैं तो हमारी मजबूरी क्या रहेगी कि हम संस्कृत सिखाने के लिए संस्कृत का ही प्रयोग करें। और आप सब समझते हैं कि संस्कृत में जब प्रारंभ करेंगे तो दोस्तों सीखने में थोड़ी जटिलता सी लगेगी, थोड़ी नीरसता रहेगी। एकदम से हम संस्कृत चारों तरफ देखेंगे जो हमारे व्यवहार में नहीं है, तो थोड़ा अस्वाभाविक सा लगेगा हमको। इसलिए कहा कि जब प्रारंभिक दिनों में इस विधि के द्वारा बच्चे को पढ़ाया जाता हो, तो प्रत्यक्ष विधि के अंतर्गत जब प्रारंभ के दिवस हों, कार्य चल रहा हो, शिक्षण भाषा हमने स्टार्ट किया हो,
तब यदा कदा आवश्यकता अनुसार जब प्रत्यक्ष विधि में मातृभाषा का प्रयोग किया जा सकता है ना। कोई बात नहीं समझ पे आ रही हो, बच्चों को जटिलता का अनुभव हो रहा हो, तो आप थोड़ा सा जो है मातृभाषा का प्रयोग भी कर सकते हैं। तो प्रत्यक्ष विधि में प्रारंभ के दिनों में, प्रारंभ के शिक्षण दिनों में जब मातृभाषा का प्रयोग थोड़ा बहुत किया जाता है तो फिर प्रत्यक्ष विधि का नाम ही मौखिक विधि हो जाता है। ये प्रारंभिक रूप है। और जब मौखिक विधि में मातृभाषा का प्रयोग हटा दिया जाता है, केवल संस्कृत को संस्कृत में पढ़ाया जाता है, फिर उसका नाम प्योर प्रत्यक्ष विधि हो जाती है। इसका मतलब इसमें मातृभाषा का प्रयोग किया जा सकता है। संयुक्त विधि जो है वो कई सारी विधि, ये अपने आप में विधि नहीं होकर विधियों का समवाय है। इसमें व्याकरण अनुवाद भी आता है, पाठशाला भी आती है ना। इसमें जो है भाषा अनुवाद भी आती है। जब पढ़ाते समय शिक्षक अपने शिक्षण कार्य में अवसरानुकूल सभी विधियों के गुणों को ग्रहण करते हुए शिक्षण कार्य करता रहता है तो ऐसी विधि का नाम ही अपने आप में समवाय विधि, संवेत विधि या संयुक्त विधि है। और इसमें यदा कदा मातृभाषा का प्रयोग भी वो कर सकता है। भंडारकर जो विधि है वो व्याकरण अनुवाद आधारित विधि है। इसमें व्याकरण के सरल नियम सिखाए जाते हैं और फिर व्याकरण के सरल नियमों को अनुवाद की सहायता से अभ्यास के द्वारा सिखाया जाता है। दोस्तों, अनुवाद की जो प्रक्रिया आगे मैं थोड़ा इसको विस्तार से भी बताऊंगा आपको। अनुवाद की प्रक्रिया में मातृभाषा से जो भाषा आप सीखना चाहते हैं उसमें अनुवाद किया जाता है। जैसे मान लीजिए मैं हिंदी भाषी हूँ और मुझे संस्कृत सीखनी है तो मैं हिंदी से संस्कृत अनुवाद करूँगा, फिर वापस संस्कृत से हिंदी अनुवाद करूँगा, तो इसमें मातृभाषा का प्रयोग तो किया ही जाता है। प्रादेशिक क्षेत्रीय भाषा का प्रयोग तो होता ही है। जिस भाषा को हम जानते हैं उससे ही तो हम आगे अनुवाद कर रहे हैं। तो विशुद्ध रूप से जिस भाषा में मातृभाषा का प्रयोग नहीं किया जाता वो आपकी प्रत्यक्ष विधि है। 22वां जो प्रश्न है वो है पाठशाला विधौ अस्य। पाठशाला जो विधि है उसमें इस कौशल से कौशल का या अनयो कौशल या फिर इन दो कौशलों का, एक कौशल हो सकता है, दो कौशल हो सकते हैं, विकास से भौतिक विकास होता है। पाठशाला विधि में कौन से दो कौशलों का या एक कौशल का विकास होता है ये आपसे पूछना चाह रहा है। दोस्तों, पाठशाला विधि गुरुकुल विधि का ही दूसरा नाम है, जिसमें गुरु और शिष्य के पितृ और पुत्रवत संबंध हुआ करते थे, जहाँ स्व अनुशासन आत्मानुशासन की बड़ी महत्ता थी, जहाँ चरित्र निर्माण और संस्कार निर्माण पर बल दिया जाता था, जहाँ पर मौखिक रूप से गुरुजी अध्ययन करवाते थे और मौखिक रूप से ही छात्र श्रवण के द्वारा ज्ञान को अधिगम करते थे। ये ज्ञान बोलने सुनने से एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित होता था। सारा का सारा कार्य इस विधि में मौखिक होता था। और मौखिक विधि के दोस्तों दो ही अंग होते हैं, एक सुनना और एक होता है आपका बोलना, है ना। यहाँ पठन और लेखन का कोई अवसर नहीं होता। जैसे आज आप और हम लोग नोट्स या किताबों की सहायता से पढ़ते हैं, बुक्स को पढ़ते हैं, लिखी हुई किताबों को, विषय सामग्री को हम पठन कार्य के द्वारा सीखते हैं, ऐसा पहले कुछ नहीं होता था। तो सारा का सारा काम मौखिक था, इसलिए वहाँ पर सुनने और बोलने के ही अवसर थे, इसलिए श्रवण और भाषण का ही विकास हो पाता था, है ना। वहाँ पठन और लेखन का विकास नहीं होता था। तो इसकी एक अच्छी बात तो ये है कि यहाँ श्रवण भाषण के बहुत अधिक अवसर थे, अच्छा विकास होता था। लेकिन एक दोष भी इसका यही हो जाएगा कि इसमें पठन और लेखन के कोई अवसर ही नहीं है, जो बच्चों को यहाँ अवकाश ही नहीं मिलता। चलिए, एक बात मैं इसके बारे में आपको और बताना चाहूँगा जो आप नोट करेंगे कि भारतीय संस्कृति की झलक इसमें दिखाई देती है। और भारतीय संस्कृति और संस्कृत के संरक्षण के लिए यदि कोई बहुत शानदार विधि है, बहुत अच्छी विधि है, जिसके द्वारा हम हमारी भारतीय संस्कृति के संरक्षण को, प्रचार प्रसार को बढ़ावा दे सकते हैं या देते हैं, तो वो आपकी पाठशाला विधि है। ये प्रश्न कई बार आपको परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। मैं एक बार फिर रिपीट कर रहा हूँ कि संस्कृत और संस्कृति के संरक्षण की कौन सी सर्वोत्तम विधि है, तो आप कहेंगे साहब पाठशाला विधि सर्वोत्तम विधि है। छात्रः संस्कृतमेव पठेत संस्कृतमेव चिंतयेत। छात्र संस्कृत में ही पढ़ें या संस्कृत ही पढ़ें और संस्कृत ही सोचें। इति कथनम कस्य विधेय। ये जो कथन है वो कौन सी विधि का है, समझ गए होंगे आप जिससे मैं कहना चाह रहा हूँ दोस्तों, कि एक ऐसी विधि का नाम बताइए जिसमें चारों तरफ वातावरण उस संस्कृतमय होता है। अब समझ गए होंगे, प्रत्यक्ष एक ऐसी विधि है जिसमें जो पढ़ाया जाने वाला विषय है वो उसी भाषा के माध्यम से पढ़ाया जाता है। इसके यह मान्यता है कि बालक के चारों ओर वातावरण संस्कृत में बना दिया जाए, उसका सोचना, बोलना, पढ़ना, लिखना, हर जगह उसका वातावरण संस्कृतमय हो तो वो अपने आप ही अपने वातावरण से सीख लेता है। कहा भी गया है कि पहली शिक्षक माता होती है ना। और सबसे बड़ा जो शिक्षक है दोस्तों वो वातावरण होता है। जब वातावरण चारों तरफ संस्कृतमय होगा तो हम बहुत अच्छा सीख पाएंगे। इसलिए इस विधि की मान्यता है कि हमें हर जगह संस्कृत का ही प्रयोग किया जाना चाहिए ताकि अच्छा सीख सकें।
भंडारकर, उत्तर हो गया आपका प्रत्यक्ष विधि। भंडारकर विधि में ऐसा नहीं होता, वो व्याकरण और अनुवाद के माध्यम से सिखाती है। पाठशाला विधि में भी ऐसा नहीं है। यहाँ पर मातृभाषा या कोई सी भी भाषा का प्रयोग आप अवधान सीखने के लिए कर सकते हैं। पाठ्य पुस्तक विधि में अलग अलग भाषाओं के लिए अलग पाठ्य पुस्तक होती हैं, उसमें अनुवाद की प्रक्रिया के लिए भी मातृभाषा और भाषा का जो है माध्यम दिया होता है। अगला जो प्रश्न है वो बहुत ही प्यारा है दोस्तों। ये एक ऐसी विधि है जो पढ़ने पढ़ाने में बहुत छोटी है, लेकिन परीक्षा में हमेशा ग्रेड सेकंड संस्कृत में और रीट भर्ती परीक्षा सी टेट में हमेशा एक प्रश्न देके जाती है। प्रश्न है आपका, संरचनात्मक उपागमे, संरचनात्मक जो उपागम है विधि है उसमें बलम प्रदीयते, उस पर बल दिया जाता है। तो किस पर बल दिया जाता है? तो आइए पहले तो मैं आपको ये बताता हूँ कि संरचनात्मक उपागम या विधि है क्या। इसमें एक मुख्य शब्द दोस्तों आप देख रहे होंगे संरचना, और जो संरचना शब्द है आपका, वो संरचना शब्द का तात्पर्य है स्ट्रक्चर, ढांचा। और ये संरचना या ढांचा किसका है? वाक्य का। जब हम शिक्षण करवाते समय वाक्य की संरचना के द्वारा हम शिक्षण करवाएं, किसी भाषा को वाक्य की सहायता से सिखाने का प्रयास करें, यानी वाक्य की जो संरचना है, और वाक्य में क्या पाए जाते होंगे? कई सारे शब्द पाए जाते हैं। तो जब वाक्य की संरचना के द्वारा हम या उनके शब्दों के द्वारा हम शिक्षण कार्य करवाते हैं, तो दोस्तों इस विधि का नाम होता है संरचनात्मक विधि, संरचनात्मक उपागम। जैसे संस्कृत में कैसे सिखाएंगे? तो ये वाक्यों की यहाँ दो विशेषताएं मुख्य होती हैं कि वाक्य प्रारंभ के दिनों में छोटे होते हैं, लघु होते हैं, और वाक्य सरल होते हैं, है ना। जैसे राम जाता है तो पहले हम सिखाएंगे रामः गच्छति, रामः पठति, राधा खादति, राधा नृत्यति, सुनीता गायति। और फिर धीरे धीरे लघु से वाक्यों की संरचना कैसी हो जाती है दोस्तों? दीर्घ हो जाती है। जैसे पहले रामः गच्छति, फिर हम कर्म जोड़ देंगे रामः विद्यालयम गच्छति, फिर कर्ण भी जोड़ देंगे रामः बसयानेन विद्यालयम गच्छति, फिर संप्रदान भी जोड़ देंगे रामः पठनाय विद्यालयम गच्छति। इस तरह से तो धीरे धीरे लघु से दीर्घ की ओर, सरल से कठिन की ओर, जो शिक्षण कार्य भी होना चाहिए, शिक्षण का सूत्र भी है। इस तरह से एक वाक्य का सहारा लेकर के, जैसे रामः गच्छति, फिर उसमें बताएंगे रामः कर्ता होता है, गच्छति क्रिया है, गच्छति प्रथम पुरुष से एक वचन की क्रिया है, क्योंकि कर्ता भी प्रथम पुरुष एक वचन का है। इसमें प्रथम विभक्ति है, प्रथम विभक्ति कर्ता में आती है। इस तरह मतलब एक वाक्य को लेकर, एक सेंटेंस को लेकर जो पूरा उधेड़ दिया जाए, उसकी सहायता से बच्चों को सिखाया जाए, तो इस विधि का नाम होता है वाक्य की संरचना के द्वारा सिखाने वाली विधि, संरचनात्मक विधि। तो किस में बल दिया जाता है? तो यहाँ वाक्य की संरचना पर बल दिया जाता है। वाक्या नाम संरचनाओं पर ही बलम दिए थे, तो वाक्य की संरचना पर बल दिया जाता है। चलिए, यहाँ पाठ, गद्य और पदों का विशेष महत्व नहीं, यहाँ पदों की व्याख्या की जाती है, पर मुख्यतः वो वाक्य का ही अंश है, उसी की संरचना के अंतर्गत आता है। पाठशाला विधि विषय असत्यम वर्तते। जो पाठशाला विधि है गुरुकुल परंपरा है, पांडित्य पद्धति है, प्राचीनतम पद्धति है, भारतीय संस्कृति की रक्षा करने वाली विधि है, पद्धति है, भारतीय संस्कृति का दर्पण है। वो जो विधि है उसके बारे में जो गलत कथन है उसको छांटना है। पहला है मानसिक अनुशासन, बिल्कुल यहाँ आत्मिक अनुशासन, मानसिक अनुशासन, आत्मानुशासन पर बल दिया जाता था। गुरु शिष्य पूर्ण संवाद है, गुरु शिष्य के बीच पूर्ण संवाद, बिल्कुल अभिव्यक्ति की पूर्ण स्वतंत्रता होती थी। बालक के मन मस्तिष्क में जो भी बात हो वो स्वाभाविक रूप से अपने गुरुजी से पूछता था। गुरुजी भी स्वाभाविक या सहज भाव से उस प्रश्न का उत्तर दिया करते थे। पिता पुत्रवत संबंध, इसकी एक खास बात है, ये भी आपकी परीक्षा में पूछा जा चुका है कि पिता पुत्रवत संबंध इस विधि में पाए जाते थे। एक गुरुकुल हुआ करता था, वहाँ सभी बच्चे निवास करते थे अपने घर परिवार की तरह। स्मरणाय बलम, बिल्कुल इस पाठशाला विधि की एक खास बात है कि ये रटंत विद्या पर आधारित थी, यानी स्मरण पर आधारित है। इसमें प्रत्येक वस्तु को रट रट के याद किया जाता था। उसके लिए दो विशेष विधियाँ काम में ली जाती थी। एक सूत्र विधि, सारा का सारा जो ये सूत्र व्याकरण से ही तात्पर्य नहीं है। सूत्र का मतलब होता है घटे समुद्र पूर्णम, गागर में सागर भरना। जब बहुत विस्तृत बात को कम शब्दों में कह दिया जाता है तो उसको हम सूत्र विधि कहते हैं। तो शिक्षक गुरुजी क्या करते थे, बहुत विस्तृत जो पाठ्य सामग्री उसको शॉर्ट रूप में बच्चों के सामने प्रस्तुत करते थे, और बच्चे उसको बार बार पढ़ पढ़ के उसको याद कर लिया करते थे, रट्टा मार लिया करते थे। वैदिक मंत्रों का, आदि का, पाठों का सस्वर पाठ करना, बार बार उच्चारण करना पारायण कहलाता है। तो शॉर्ट रूप में जो विषय वस्तु होती उसका बार बार उच्चारण करके, पारायण करके उसको याद कर लिया जाता था। तो रटन पर भी, स्मरण पर भी बल दिया जाता है। पठन लेखन कौशलयो विकास, ये बिल्कुल भी सत्य नहीं है। क्यों? क्योंकि पहले पूरा कार्य इस विधि में मौखिक रूप में होता था, और मौखिक में केवल श्रवण और भाषण के अवसर होते थे दोस्तों। पठन और लेखन का कोई अवसर नहीं होता था। ये इस विधि की सबसे बड़ी कमजोरी भी है कि ये भाषा के चारों कौशलों पर आधारित नहीं होकर के केवल भाषण और श्रवण को ही प्राथमिकता देती हैं। पठन और लेखन में इसके लिए कोई जो है अवसर नहीं है। तो आपका उत्तर हो गया
पाठशाला विधि का ये दोष है, ये गुण है, उसके बारे में नहीं, ये गलत बात है। व्याकरणे अनुवादे च बलम ददाति, व्याकरण और अनुवाद पर बल देती है। ऐसी कौन सी विधि है जो व्याकरण और अनुवाद के द्वारा भाषा सिखाने पर बल देती है? तो दोस्तों एक ऐसी विधि जो व्याकरण अनुवाद पर बल देती है, उस विधि का नाम ही व्याकरणानुवाद विधि है। व्याकरण अनुवाद विधि से तात्पर्य है, ये विधि कहती है कि एक भाषा को सिखाने के लिए, जैसे संस्कृत में बात करें हम, तो संस्कृत को सिखाने के लिए हमें व्याकरण के जो सरल नियम हैं, सीधे सीधे नियम हैं, उन सीधे नियमों को सबसे पहले बच्चों को सिखाया जाना चाहिए। हम सब समझते हैं कि संस्कृत का नाम आते ही संस्कृत की व्याकरण सामने आ जाती है, और संस्कृत व्याकरण से बच्चों में बहुत अधिक भय व्याप्त है। तो हमें क्या करना चाहिए? जटिल नियमों को छोड़ देना चाहिए। भाषा सीखने के लिए सभी नियम आवश्यक हो, ऐसी कोई आवश्यकता नहीं है। तो ये विधि कहती है कि हमें व्याकरण के जटिल नियमों को छोड़कर सरल नियमों को अपनाना चाहिए, आवश्यकता अनुसार नियमों को ग्रहण करना चाहिए, और उसके बाद में उन नियमों को आधार बना करके हमें अनुवाद प्रक्रिया के माध्यम से भाषा सीखनी चाहिए। अनुवाद प्रक्रिया में भी दो बातें हैं दोस्तों, एक वो भाषा जो आपको आती है उसको प्रथम भाषा कहा गया है, और एक वो भाषा जो आपको सीखनी है उसको यहाँ द्वितीय भाषा कहा गया है। तो पहले आप क्या करें, जैसे मान लीजिए मैं हिंदी भाषी हूँ, तो हिंदी और सीखना चाहता हूँ तो संस्कृत, तो पहली प्रथम भाषा से द्वितीय भाषा में अनुवाद करना सिखाइए, हिंदी से संस्कृत। फिर जब इसमें अभ्यास हो जाए तो फिर आप उल्टा कीजिए, अब आप सेकंड भाषा से प्रथम भाषा में अनुवाद करना सिखाइए, यानी संस्कृत से हिंदी में अनुवाद करना सिखाइए। तो पहले आप क्या करेंगे, सरल व्याकरण के नियम बताएंगे, उसके बाद फिर अनुवाद में प्रथम भाषा से द्वितीय भाषा और द्वितीय भाषा से प्रथम भाषा में अनुवाद करेंगे। दो प्रकरण ये करेंगे, एक ये करेंगे। अनुवाद करते समय आपको याद होगा, जब हम पहले अंग्रेजी आदि सीखते थे तो वहाँ बीच बीच में हम शब्द भूल जाते थे कि सर बंदरिया को क्या कहते हैं, फिर हम बोलते थे सर चिन्ना सा बता दीजिए हमको, तो फिर सर हमको इशारा करते थे। तो आवश्यकता अनुसार अध्यापक इस विधि में कहते हैं कि शब्दकोश का ज्ञान भी बच्चों को देते चलता है। वो निर्देश कर देते हैं कि आप अनुवाद करते समय इसको इस तरह से आप पढ़ेंगे, इस तरह से आप सीखेंगे। तो दोस्तों इस विधि के 4 सोपान हो गए हैं। सबसे पहला सोपान है सरल व्याकरण के नियम बताए जाते हैं, फिर अनुवाद में प्रथम भाषा से द्वितीय भाषा में अनुवाद होता है, फिर द्वितीय भाषा से प्रथम भाषा में अनुवाद होता है, और एक शब्दकोश का ज्ञान होता है। ये वर्तमान में द्वितीय भाषा शिक्षण की सबसे बढ़िया विधि मानी जाती है, महत्वपूर्ण विधि मानी जाती है। दोबारा बोल रहा हूँ मैं, वर्तमान समय में द्वितीय भाषा शिक्षण, द्वितीय भाषा का मतलब जो भाषा आप सीखना चाहते हैं उसके लिए द्वितीय भाषा शिक्षण की एक महत्वपूर्ण विधि है। मनोवैज्ञानिक नहीं है, मनोवैज्ञानिक इसलिए नहीं कि निरस्ता रहती है, व्याकरण अनुवाद रहती है, और इसमें भी केवल पठन लेखन का ही काम होगा, मौखिक काम नहीं होता है, इसमें श्रवण भाषण का उतना विकास नहीं हो पाता है, लेकिन फिर भी एक महत्वपूर्ण विधि है। आप लोगों को याद होगा, अंग्रेजी आपने 10 से सीखी होगी, संस्कृत का अभ्यास भी हम अनुवाद नियमों से ही करते हैं। तो दोस्तों व्याकरण अनुवाद पर बल देने वाली जो विधि है उसका नाम व्याकरण अनुवाद है। अब इस विधि को जो देने वाले हैं वो डॉक्टर रामकृष्ण गोपाल भंडारकर हैं। इनका पूरा नाम है सर डॉक्टर रामकृष्ण गोपाल भंडारकर, है ना। इनका मानना था कि बालक को सरल व्याकरण के नियमों से हम संस्कृत सिखा सकते हैं, और इन्हीं के नाम पर दोस्तों इसका दूसरा नाम भंडारकर विधि है। ऑप्शन में आप देख रहे होंगे व्याकरण अनुवाद विधि नहीं लिखा, भंडारकर विधि लिखा, तो आपका उत्तर हो गया भंडारकर विधि। चलिए, प्रत्यक्ष विधि के बारे में बताई चुकी है कि जो भाषा सीखनी है उसको उसी में सिखाया जाता है। पाठशाला विधि एक परंपरागत विधि है, प्राचीन विधि है जो रटन पर बल देती है, गुरुकुल का जो है पर्याय है। पाठ्य पुस्तक विधि एक ऐसी विधि है जिसमें सारी विषय वस्तु का आधार पाठ्य पुस्तक होती है। सारी विषय वस्तु पाठ्य पुस्तक के माध्यम से छात्रों के सामने प्रस्तुत की जाती है। अभ्यास के पर्याप्त जो है अवसर भी होते हैं, और इसमें क्रमबद्ध शिक्षण होता है, सरल से कठिन की ओर शिक्षण होता है, उपयोगिता के सिद्धांत पर आधारित होती है। चलिए, पाठशाला विधि अपरम नाम न अस्ति। पाठशाला विधि का अपरम का मतलब होता है दोस्तों दूसरा या अन्य, नाम यानी नाम, न अस्ति नहीं है, यानी जो नाम नहीं है वो हमें छांटना है। तो पंडित विधि बिल्कुल नाम है। क्यों है? क्योंकि ये बच्चे को शास्त्रार्थ करके रट्टा मरवा के इतना याद करवा दिया जाता है कि वो पंडित उसको बना दिया जाता है। गुरुकुल विधि है, बिल्कुल पाठशाला को गुरुकुल का ही नाम दिया गया, ये गुरुकुल विधि है। गुरुकुल गुरु का एक परिवार जैसा होता था। आदि में विधि, आदि में पुरानी विधि है, बिल्कुल आदि विधि है, सबसे पहली विधि है, सबसे प्राचीनतम विधि इसी को कहा गया है। व्याकरण अनुवाद विधि दोस्तों ये इस विधि का नाम नहीं है, ये भंडारकर विधि का दूसरा नाम है, इसलिए आपका उत्तर हो जाएगा व्याकरण अनुवाद विधि। तो पाठशाला विधि को पांडित्य विधि या पंडित विधि, गुरुकुल परंपरा, आदि या प्राचीन पद्धति भी कहा गया है। आदिमः आधुनिक शिक्षण विधि अस्ति। आधुनिक शिक्षण विधि कौन सी है, और आधुनिक शिक्षण विधियों में भी सबसे पहली आधुनिक शिक्षण विधि कौन सी है, ये आपको बताना है। चलिए देखो दोस्तों, एक ऑप्शन आप देख रहे होंगे पाठशाला विधि,
तो पाठशाला विधि में तो आप सामान्य देख ही रहे हैं कि सबसे प्राचीन विधि है, और ये जो इसी का एक अंग है मौखिक विधि, है ना, वो भी अपने आप में जो है प्राचीन विधि है। संरचनात्मक उपागम ये एक आधुनिक विधि है, लेकिन ये आधुनिक में सबसे पहले नहीं थी, ये आधुनिक में सबसे बाद की है, आधुनिकतम विधि है। तो एक आपकी आधुनिक विधि है, उसका नाम है प्रत्यक्ष विधि। तो वर्तमान जो आधुनिक नवीन विधियां हैं उनमें सबसे पहले विकसित होने वाली जो विधि उसका नाम हो जाएगा दोस्तों प्रत्यक्ष विधि, है ना। मौखिक और पाठशाला प्राचीन पद्धतियां हैं, संरचनात्मक उपागम नवीनतम उपागम है, नवीनतम विधि है, वो प्रत्यक्ष विधि के बाद की विधि है। तो आदिमः आधुनिक जो पहली आधुनिक विधि है वो प्रत्यक्ष विधि है। संस्कृत शिक्षण से आदिमः विधि वर्तते। अगला जो आपका प्रश्न है वो ये है कि संस्कृत शिक्षण की जो आदिम विधि है वो आपको बताना है, यानी संस्कृत शिक्षण की सबसे जो पहली विधि है उसका नाम आपको बताना है। तो दोस्तों संस्कृत शिक्षण की प्राचीन विधियों में सबसे प्राचीन विधि का नाम ही पाठशाला विधि है। भंडारकर विधि भी प्राचीन है, लेकिन ये नंबर 1 पर पाठशाला विधि सबसे प्राचीन है। मैंने बोला था आपको एक प्रश्न हमेशा देती है। दूसरे नंबर पर भंडारकर विधि है जो इसके बाद आई। इस विधि का आविष्कार हुआ 1835, जब लॉर्ड मेकाले ने शिक्षा नीति निकाली। तो उस लॉर्ड मेकाले की शिक्षा नीति के साथ ही इस विधि का आविष्कार हुआ था, भंडारकर विधि का, 1835 के आसपास। तो पहली पाठशाला विधि सबसे प्राचीन है, दूसरी प्राचीन विधि भंडारकर विधि है ना। और इसके बाद नवीन विधियों में प्रत्यक्ष विधि आती है और पाठ्यपुस्तक विधि आती है। तो दोस्तों सबसे जो प्राचीन विधि है, आदि में का मतलब सबसे आदि पहले की जो विधि है वो आपकी पाठशाला विधि है। ये प्रश्न हमेशा आपका आता है, जरूर आपको एक प्रश्न देके जाती है। अस्मिन् विधौ केंद्रम पाठ्यपुस्तकम भवति। इस विधि में केंद्र पाठ्यपुस्तक होती है, अर्थात एक ऐसी विधि का नाम हमें बताना है जिसका आधार केंद्र बिंदु पाठ्यपुस्तक ही है। सारा का सारा शिक्षण पाठ्यपुस्तक के आसपास ही घूमता रहता है। तो दोस्तों प्रत्यक्ष विधि में पाठ्यपुस्तक की आवश्यकता ही नहीं होती, पहली बात। व्याकरण अनुवाद विधि में भी आपको विशेष पाठ्यपुस्तक की आवश्यकता नहीं है, बिना उसके भी आप पढ़ सकते हैं। यहाँ प्राथमिकता या केंद्र बिंदु व्याकरण के सरल नियम और अनुवाद की प्रक्रिया होती है। पाठशाला विधि चरित्र संस्कार की शिक्षा है। यहाँ पर मौखिक मेन कार्य होता है, व्याख्यान पर केंद्र जो होता है या शिक्षक जो है केंद्र बिंदु होता है। सारा का सारा शिक्षण कार्य का टारगेट केंद्र बिंदु जो है शिक्षक इसलिए होता है क्योंकि वो जैसी व्याख्या करता है, जैसे बच्चों को सिखाता है वैसे बच्चे सीखते हैं। पाठ्यपुस्तक एक ऐसी विधि है जिसका अर्थ होता है कि जब शिक्षण का कार्य पाठ्यपुस्तक को आधार मानकर किया जाए, पाठ्यपुस्तक का आधार ही शिक्षण का आधार ही पाठ्यपुस्तक हो, तो वो विधि पाठ्यपुस्तक विधि है। इसलिए इसका केंद्र बिंदु कौन होगा? पाठ्यपुस्तक होगा। दोस्तों पाठ्यपुस्तक विधि हमेशा सरल से कठिन के नियम के सिद्धांत पर आधारित होती है। इसमें सारा जो पाठ्यक्रम है वो क्रमानुसार विभाजित होता है। ये स्तर के अनुसार इसमें सारा विभाजन जो है बटा हुआ होता है। इसमें अभ्यास के पर्याप्त अवसर होते हैं। सारा का सारा ज्ञान इसमें व्यवस्थित होता है। ये दर्शन के सिद्धांतों पर यानी उपयोगिता पर आधारित होती है। ये बच्चे के सर्वांगीण विकास के लिए आवश्यक सारी विषय वस्तु को ध्यान में रख करके बनाई जाती है। शिक्षण के सभी सूत्रों का अनुसरण करती है और शिक्षण के सभी सिद्धांतों को भी अपने आप में समाहित करने का प्रयास करती है। इसलिए आज वर्तमान माध्यमिक शिक्षा का आधार पाठ्यपुस्तक विधि को माना जाता है। आप स्वयं पढ़कर आए हैं और आप शिक्षक बनने के बाद पढ़ाएंगे तो सारा का सारा जो हमारा शिक्षण कार्य है वो पाठ्यपुस्तक को आधार मान करके ही करवाया जाएगा। जाते हम क्लास में कहेंगे निकालिए पुस्तक, पढ़िए पुस्तक, याद कीजिए पुस्तक, गृह कार्य भी होगा तो पुस्तक के आधार पर, सारा कार्य जो है पुस्तक के आधार पर होता है। इस पाठ्यपुस्तक विधि को लाने वाले महोदय डॉक्टर वेस्ट महोदय हैं। भारत में पाठ्यपुस्तक विधि के जो समर्थक हैं वो डॉक्टर वेस्ट महोदय को माना गया है। ये भी एक बहुत अच्छा प्रश्न आता है कि बताइए पाठ्यपुस्तक विधि के समर्थक भारत में कौन है, तो आप बताएंगे डॉक्टर वेस्ट महोदय। चलिए दोस्तों इस प्रकार हमारे शिक्षण विधि के भी ये 12-13 सवाल पूरे हुए और पहला मॉडल पेपर समाप्त हुआ। अगले मॉडल पेपर में मैं और भी दमदार व्याख्या करने का प्रयास करूंगा। दोस्तों ये व्याख्या कैसी लगी, ये प्रश्न जो थे वास्तव में कैसे थे, इसके बारे में आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएंगे और इस वीडियो को आप लाइक शेयर करना नहीं भूलेंगे। इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और साथ ही जो बेल आइकन दिया हुआ है घंटी दी हुई है उसको आप क्लिक करें ताकि नेक्स्ट जब भी वीडियो आए तो आपको उसकी सूचना मिल जाए। दोस्तों सार गर्भित एकदम फैक्ट सारी चीज़ें आपको यहाँ मैं बताऊँगा। अनावश्यक कोई भी अनर्गल वार्तालाप यहाँ नहीं होगा। दूसरी बात, ये जो आप देख रहे हैं प्रश्नों का संग्रह, ऐसा ही प्रश्न पत्रों का संग्रह सरस्वती मॉडल पेपर है। एक पुस्तक छोटी सी जो है मैंने निकाली है, सरस्वती पुस्तक जो आप पढ़ते ही हैं रीट के लिए, जो राजस्थान की सबसे शानदार पुस्तक है, जो अपने आप में एक बहुत ही
सार गर्भित प्रामाणिक और वास्तविक सामग्री ली हुई है, जिसको गंगानगर से लेकर बांसवाड़ा, जिसको जैसलमेर से लेकर के आप भरतपुर तक लोग पढ़ते हैं, राजस्थान के बाहर भी लोग पढ़ रहे हैं। उस पुस्तक के साथ मैंने एक छोटा सा मॉडल पेपर भी निकाला है दोस्तों, तो आप उस मॉडल पेपर को भी पढ़ें। उसमें सारी की सारी, जैसे मैंने इस पेपर में, ये तो क्लासरूम की जो है मॉडल पेपर है, तो वैसे ही उसमें भी पूरी व्याख्या जैसे मैंने अभी करके बताई, सारा लिखा हुआ उसमें आपको मिलेगा। शानदार आए हुए प्रश्नों की व्याख्या भी उसमें मिलेंगी। तो मैं कहता हूँ, आपको सलाह देना चाहता हूँ कि आप सरस्वती जो मॉडल पेपर हैं, उस मॉडल पेपर का अध्ययन आप परीक्षा से पहले अवश्य करके जाएं। किताब तो है ही, किताब तो आपको ध्यान ही है, बाकी मॉडल पेपर भी हैं शानदार। उसमें लगभग 30-40 मॉडल पेपर हैं, 15-20 पेपरों की व्याख्या भी है, पूरी की पूरी किताब उसमें समाहित है। चलिए दोस्तों, धन्यवाद आप सभी का इस वीडियो को देखने के लिए। शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, मॉडल नंबर 2 के साथ। धन्यवाद। जय तु संस्कृतम, जय तु भारतम।